हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि हम डेली न्यूज पेपर की जो खबरें उनको डिस्कशन करते हैं, हालांकि कुछ बीच में थोड़ा टाइम लग गया, बट डेफिनेटली आपको हर डे की न्यूज़ डेफिनेटली मिल जाएगी। हो सकता है कि वो सेम डे नहीं मिले, एक दो दिन हो सकता है, उसमें डिले हो सकता है, बट डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट तरीके से किस तरीके से चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज हम 19 अगस्त की अगर न्यूज़ों की बात करें तो सबसे पहले हम दैनिक जागरण की बात करते हैं। दोस्तों, दैनिक जागरण की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबर है जो हमारे प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस तरीके से उनसे हमें सूचना लेनी है वो। तो सबसे पहले एक छोटी सी खबर आपको ऊपर दिखी हुई है कि हाल ही में मुंबई के जो कोस्टल एरिया है मुंबई के पास, वहाँ लावारिस नाम में 3 AK-47 राइफलें मिली। अब यहाँ ये खबर मैं एक तो इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पता है ये पार्ट अगर देखें हम तो प्री में तो वहाँ से सवाल आने की संभावना नहीं है, लेकिन ये मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको देखना है। तो हमें पढ़ना है कि इतना लिखना है, मुंबई के तट पर 3 लावारिस नाम में, ध्यान रखना इसको थोड़ा समझना, नाम में 3 AK-47 मिली। दोस्तों इसको समझना है, ये आएगा आपके GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी से। किससे आएगा? इंटरनल सिक्योरिटी। आपका एक आपने देखा होगा आंतरिक सुरक्षा आपके GS3 का एक सिलेबस है, और उसमें कहाँ से आएगा? आपको बॉर्डर मैनेजमेंट से। बॉर्डर मैनेजमेंट उसमें आपका एक टॉपिक भी है, सीमा प्रबंधन। अब सीमा प्रबंधन में आपको पता है सीमाएं भी 2 प्रकार की होती है, एक तो भूमि और दूसरी समुद्र। कौन सी? तो समुद्री सीमा प्रबंधन, हम क्या कहेंगे इसको? समुद्री सीमा प्रबंधन या मैरीटाइम बॉर्डर, या कह सकते हैं हम सी बॉर्डर मैनेजमेंट। तो वहाँ इसका काम आएगा कि किस तरीके से भारत की जो सीमा प्रबंधन में जो चुनौती है उसमें एक चुनौती है कि इसका बड़ा जो कोस्टल एरिया है वो, और उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे आप देख सकते हैं कि 26/11 का जो हमला हुआ मुंबई में, उसका रीज़न क्या था कि कोस्टल एरिया पर निगरानी नहीं थी। तो ठीक उसी प्रकार से हाल फिलहाल जो AK-47 की राइफल मिली यहाँ पर, ये इस बात का संकेत फिर किसने दे दिया कि कहीं ना कहीं हम अभी भी हमारी सीमा जो कोस्टल जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे, उनमें कोई ना कोई लैकुना रह गया। इसकी वजह से ये आप सोच सकते हैं कि लावारिस नाव वहाँ तट पर आ गई और उसमें AK-47 थी, ठीक वही AK-47 जो 26/11 के हमले में थी। तो जो 26/11 का यदि आपने देखा होगा भारत में जो मुंबई में हमला हुआ, उसका मुख्य कारण था कि हमारी जो समुद्री जो सुरक्षा है वो कम थी। तो कहीं ना कहीं AK-47 जो यहाँ आई है, जैसे इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं पूरे ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीज़ों पे आगे बढ़ना चाहिए, सुरक्षा का बढ़ना चाहिए, इसी के लिए इतनी खबर इसमें काम की थी। दोस्तों अभी एक खबर और है कि देश में जो आपको पता है कि सोशल मीडिया की अगर बात करें हम, सोशल मीडिया में यदि आप देखें फेक न्यूज़, या हम कह सकते हैं फेक न्यूज़ जो हमारे देश के विरुद्ध फैलाई जा रही है, किसके द्वारा? विदेशी चैनलों या विदेश से जो फंडिंग हो रही है कुछ चैनलों को, विदेश से या फॉरेन फंडिंग वाले चैनल, तो इनको सरकार ने हाल ही में बंद कर दिया क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। बट आपको ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया का एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि सोशल मीडिया किस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने इस चीज़ को आपको यहाँ बताया। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया तो जम्मू कश्मीर मताधिकार के लिए क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में अब क्या किया है, जम्मू कश्मीर में मताधिकार का विस्तार। दोस्तों आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में पहले 370 लागू था। क्या था? आर्टिकल 370 का लागू था। अनुच्छेद 370 की अगर बात करें तो उसमें JNK के लिए विशेष अधिकार थे, और विशेष अधिकार का मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर का निवासी कौन होगा, जम्मू क्या अधिकार था? JNK का स्थानीय निवासी कौन होगा, कौन था? स्थानीय निवासी कौन होगा, ये डिसाइड करने का अधिकार जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के पास था।
तो दोस्तों उस समय उनका मताधिकार बहुत सीमित था। मताधिकार सीमित था कि केवल जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा जिनको जम्मू कश्मीर का नागरिक घोषित किया गया है वही केवल जम्मू कश्मीर मताधिकार में शामिल हो सकते हैं। परंतु हाल ही में सरकार ने चेंज कर दिया। सरकार ने, क्योंकि 370 चला गया और 370 चले जाने की वजह से अब नया परिवर्तन किया हुआ है, नया परिवर्तन कर दिया। और नया परिवर्तन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर रह रहा है, कोई भी भारत का नागरिक, अब क्या होगा, भारत का कोई भी नागरिक जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वह जम्मू कश्मीर में मताधिकार करने का पूर्ण अधिकारी होगा। क्या होगा, वह जम्मू कश्मीर में मताधिकार करने का पूर्ण अधिकारी होगा। परंतु इसमें एक शर्त है। परंतु इसमें एक शर्त क्या है, शर्त यह कि उसको अन्य क्षेत्र में उसका मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। यदि उसका नाम किसी अन्य क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है तो वो जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता। पहले ऐसा अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति है और जम्मू कश्मीर में रहता है तो पहले उसको राजस्थान की मतदाता सूची में से नाम कटवाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको जम्मू कश्मीर में मतदान देने का अधिकार मिलेगा। परंतु उसको अन्य क्षेत्र की मतदाता सूची है से नाम हटाना होगा। और इसी की वजह से जम्मू कश्मीर वर्तमान समय विवाद बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो लोग हैं वो आर्मी के लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर रहते हैं, बहुत सारी अदर स्टेट के लोग हैं अब जम्मू कश्मीर रहने लग गए, काम करने लगे। तो इससे जम्मू कश्मीर का जो जनसांख्यिकी है इससे प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव होगा कि जम्मू के जनसांख्यिकीय परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से लोग जाएंगे। जब बाहर से लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बाहर के लोग तो अपने हिसाब से वोटिंग करेंगे और इससे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, जिनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो उस आधार पर अधिकार पूर्ण मिले। कुछ चैलेंजेस भी होंगे लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी। तो मेन घटना इसमें इसलिए चल रही है जम्मू कश्मीर वर्तमान में मतदान के अधिकार को लेकर के। तो इसमें इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये साइंस टेक के जुड़ा हुआ एक खबर है कि ड्रोन ढूंढ रहा है संपत्ति का डिफॉल्टर। यानी कि आपसे साइंस टेक का सवाल होगा ये ड्रोन, ठीक है ना, और ड्रोन आपका आ रहा है साइंस एंड टेक में। और ड्रोन को यदि इसकी साइंस और ड्रोन क्या होता है, ड्रोन मुख्य रूप से एक मानव रहित विमान होता है जो मशीन के माध्यम से आप रिमोट कंट्रोल करते हुए उसको ऊपर चला सकते हैं। उसका जो वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। ड्रोन की सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ यूज करना है कि ड्रोन का उपयोग, तो ड्रोन का दोस्तों उपयोग तो बहुत जगह होता है। ड्रोन का उपयोग एग्रीकल्चर में होता है, ठीक है ना। ड्रोन का एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा जो सीडिंग में और उर्वरकों को, रासायनिक उर्वरकों को यूज करने में, ठीक है ना। इसके बाद निगरानी करने में, ठीक है। इसके अलावा ड्रोन का एग्रीकल्चर के अलावा सुरक्षा क्षेत्र में होता है, आपको पता ही है। अब सुरक्षा के क्षेत्र में ड्रोन का अधिकार आर्थिक डिफॉल्टरों को ढूंढने में हो गया। आर्थिक डिफॉल्टर को ढूंढने में, जैसे आपने देखा होगा कि अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली में क्या किया कि ड्रोन लगा दिया कुछ सरकार ने। और ड्रोन में क्या करेगा कि संपत्ति कर को, जो कि मान लो कोई व्यक्ति के पास कितनी एसेट है, वो संपत्ति चुका रहा है, मतलब उसकी बिल्डिंग है, मकान है, और उसके बाद वो क्या करता है, टैक्स चोरी कर रहा है। तो क्या करेगा, ड्रोन जाएगा, इसमें कैमरा लगे रहेंगे और ये जिस व्यक्ति की जो संपत्ति चोरी कर रहा है उसकी पूरी जो बिल्डिंग है उसकी पूरी लंबाई चौड़ाई, उसमें क्या लगा हुआ है, क्या फिल्टर लगा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कितनी उसकी कीमत है, इस सब का पूरा डेटा लेकर के आ जाएगा। और उसके बाद सरकार के पास डेटा आएगा, सरकार उस व्यक्ति के पास जाएगी कि भाई आपकी इतनी इनकम थी, आपने इतना कम दिया है, अब टैक्स पे करो। इस प्रकार से ड्रोन संपत्ति कर के जो डिफॉल्टर है उनको ढूंढने में आपकी सहायता करेगा। कौन से? संपत्ति कर के डिफॉल्टर। संपत्ति कर मतलब असेट जो टैक्स होता है वो वाले। तो इसलिए हम एक यूज लिख सकते हैं कि ड्रोन का उपयोग टैक्स चोरी को बचाने को किया जा सकता है, जैसे कि दिल्ली सरकार ने किया जा रहा है, जैसे कि दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे आपके पास एग्जाम्पल भी होगा। इसके अलावा ड्रोन को थोड़ा सा विस्तार दिया जाए तो इसका यूज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में कर सकते हैं। और आपने इसका उदाहरण देखा होगा कोविड-19 के दौरान ड्रोन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मेडिकल वस्तुएं प्रोवाइड करवाई जा रही थी, सैनिटाइजर प्रोवाइड करवाए जा रहे थे, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टच नहीं कर सकता था, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना चाहिए था, इसलिए ड्रोन का यूज वहाँ पर काम आया था।
ठीक है। इस प्रकार ड्रोन का उपयोग हर क्षेत्र में आएगा, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो कोई औद्योगिक क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में कोई फैक्ट्री के अंतर्गत निगरानी रखने में, फैक्ट्री के अंतर्गत मशीन को मतलब कुछ सुधार करने में, उसके ऊपर पूरा कैमरे के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। कोई छोटे मोटे सामान को ऊपर ले जाने में ड्रोन का यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है ड्रोन का कितना यूज करना है। लेकिन जब भी ड्रोन को लेकर के क्वेश्चन आए तो आपके मन में हर क्षेत्र से संबंधित एक एक एग्जाम्पल होना चाहिए, और उसीलिए आर्थिक क्षेत्र का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, और वो ये है कि दिल्ली नगर निगम के द्वारा संपत्ति कर के डिफॉल्टर को लिए, किसके लिए? दिल्ली नगर निगम के द्वारा संपत्ति कर के डिफॉल्टर एंड चोरी करने वाला, डिफॉल्टर जो है उसकी सुरक्षा के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली के नगर निगम के द्वारा इसको यूज किया जा रहा है, किसके लिए? संपत्ति कर की उसके लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इतना ही ये काम आएगा, और ऑब्वियसली ये अच्छे से ध्यान रखेगा तो निगरानी रखेगा, ऐसे आपको डेफिनेटली है कि टैक्स में फ़ायदा होगा सरकार को। इसके अलावा अभी आपको पता है कि एक खबर ये आ रही है कि जलवायु परिवर्तन का नुकसान क्या हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन की अगर बात है, जलवायु परिवर्तन इसको लेकर के हालांकि एक विशेष बड़ा टॉपिक है, बट हमें एक एग्जाम्पल लिखना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। तो हाल ही में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक एग्जाम्पल आया है कि इससे जलवायु परिवर्तन की वजह से जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है उस पर भी ये नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अक्षय ऊर्जा क्षमता का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए कि कहीं ना कहीं जलवायु में बहुत ज़्यादा चेंजेज होंगे। हो सकता है कि जो सौर एनर्जी है वो ढंग से उत्पन्न नहीं हो पाए, हो सकता है कि जो बाइंड है वो सही डायरेक्शन में चलेगी, बहुत सीमित समय से चलेगी, बहुत तेज़ चलेगी, तो उससे भी एनर्जी जनरेट करने में किसी इशू आ सकता है। तो एग्जाम्पल ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से राज्यों में अक्षय ऊर्जा क्षमता पर क्या कर सकता है? ये एक प्रभाव डाल सकता है। क्या कर सकता है? प्रभाव डाल सकता है। और इसकी बात उन्होंने की भी है कि जो अभी कई राज्यों में है, इसकी बात की गई। कई राज्यों में मुख्य जो प्रकाश वो चीज़ें चल रही थी, तो हाल ही में राज्यों में इसका उत्पादन कम देखा गया था। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा ये खबर आपकी कोई काम की है नहीं इतनी ज़्यादा। ठीक है ना, पॉलिटिकल खबर है, इसको आप छोड़ देना है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान रखना। क्या करना है? निर्वाचन आयोग, इसके बारे में पढ़ना है। इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये आपको हमारे पॉलिटी के जो सिलेबस उसमें मिल जाएगा या हमारे पॉलिटी के नोट्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, अभी इलेक्शन जो आपने एक डेमोक्रेसी का वीडियो देखा होगा, उस वीडियो को जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, संवैधानिक प्रावधान। मैं आपको जस्ट यहाँ एक बताने का उद्देश्य यह है कि जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसको किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। दो चीज़ों को हम साथ में लेके चल रहे हैं, एक तो आपको थोड़ा बहुत नोट्स बना के भी दिखा दें, और दूसरा किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए वो भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और इसके कार्य क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, या हम कह सकते हैं सीमाएं। दूसरा, इसके द्वारा तकनीकी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है इलेक्शन में। ये आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी और नोट्सों में है, और आप भी देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को लेकर के चीज़ें आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लगातार और इसकी निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता, इसको लेकर के क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस में कि इसकी निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले प्रावधान, जैसे कि इसका इलेक्शन कमीशन है, उसको हटाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, लेकिन और इसमें क्या चुनौती है, और दूसरा समाधान या सुझाव। और इसके अलावा और आगे देख सकते हैं तो चुनाव सुधार। तो एक टॉपिक के बाद इतने सब टॉपिक को आप क्लियर कर लेना है, इसलिए एक खबर काम हमारे आती है। ठीक है ना, इसके अलावा ये ज़्यादा हमारे अलवर हिंसा वगैरह ये छोड़ो, ये पॉलिटिकल खबर हो जाती है ज़्यादा, है ना। ये भी हमारे लिए ज़्यादा नहीं है। ये एक कवच से लैस वंदे भारतम का नया वर्जन। तो वंदे भारतम क्या है? एक ट्रेन है, इतना ध्यान रखना बस। इससे ज़्यादा आपके लिए कोई काम की इसकी में खबर है नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा एक प्री का खबर हो सकता है, प्री की न्यूज़ आपकी सकती है आपके लिए कि एक तो पहली बात तो यह है
कि जो कारम सिंचाई परियोजना है, कारम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है। एक क्वेश्चन आ सकता है, कारम सिंचाई, ये जो दिया गया है इसमें इतना ध्यान रखना, कारम सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों ये कारम सिंचाई परियोजना एमपी में है, ठीक है ना। और दूसरी बात कारम बांध पर है, ठीक है ना। और कारम बांध पे क्या है, कारम नदी है ना। तो कारम नदी पर ये परियोजना बनी हुई है जो मध्य प्रदेश में है। तो अगर इसको लेकर के प्री में क्वेश्चन आ सकता है स्टेट बीसीएस में, तो इसके लिए ध्यान रखना। तो कौन सी नदी है, कारम नदी पर, कारम बांध पर बनी हुई परियोजना है वह है कारम सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए काम की, इससे ज़्यादा कोई काम का नहीं है, ये आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी कोई ऐसी खबर हमारे ज़्यादा काम की है नहीं। हाँ, इसके अलावा दोस्तों ई गवर्नेंस, ये ई गवर्नेंस को लेकर के एक केस स्टडी दी गई है कि ई कभी बुनियादी सुविधाओं के तरसते गांव को ई गवर्नेंस ने बदली सभी। यानी कि ई गवर्नेंस की अगर बात करें, आपको पता ई गवर्नेंस आपके GS2 में, ई गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है वो आपके कहाँ कहाँ पे है, GS2 में है और GS4 में भी है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे में भी ये टॉपिक काम आ सकता है, ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, ई गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाएं जब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाए तो वो ई गवर्नेंस हो सकती है। जैसे यदि आपको पता हो तो पहले हम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते थे, पहले हम जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने जाते थे, तो हम तहसील में जाते थे, उसको एप्लीकेशन लिखते थे, उसके बाद वो एप्लीकेशन को वेरीफाई करता था, उसके बाद 2-4 दिन अपने पास रखता था, रखने के बाद फिर साइन करता था। तो ये जो फिजिकल जो पेपर काम होता था, इसके माध्यम से कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, वो होता था एक नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन ई गवर्नेंस में क्या है कि आप फॉर्म, एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल पर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे अपने आप डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही गवर्नमेंट के द्वारा वो ई गवर्नेंस है। तो अब आप ई गवर्नेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने टॉपिक में पढ़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ एक केस स्टडी दी गई है ई गवर्नेंस के लेकर के, एक केस स्टडी आपको दी गई है। और केस स्टडी क्या है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़रूर काम हो सकती है कि क्या ई गवर्नेंस किसी देश के विकास में सहायक हो सकती है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो ऑब्वियसली दोस्तों कि किसी देश के विकास में ई गवर्नेंस सहायक हो सकती है, परंतु यहाँ आपको लिखना है कि ये ग्रामीण विकास में भी क्या हो सकती है, ग्रामीण विकास में सहायक है। ग्रामीण विकास में ई गवर्नेंस क्या है, सहायक है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल है यूपी के प्रतापगढ़ जिला, यूपी का प्रतापगढ़ जिला का एक गांव का नाम दे देना, यादवपट्टी गांव। यूपी के प्रतापगढ़ जिले का एक यादवपट्टी गांव है जिसने ई गवर्नेंस के माध्यम से अपना विकास किया। और इसी के द्वारा एक तो पोषण वाटिका बनाई गई, यहाँ पर इस गांव में पोषण वाटिका बनाई गई है। इस गांव में कूड़ा कचरा प्रबंधन है, ठीक है। इस गांव के द्वारा मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस के द्वारा लोगों पर्यावरण संरक्षण पे काम कर रहे हैं, है ना। सरकार की समस्त योजनाओं को इन पे समस्त योजना तक पहुँच है, सरकारी योजना तक इनकी पहुँच हो गई, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन की व्यवस्था हो रही है यहाँ, डिजिटल हेल्थ सुविधाएं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक गांव को पूरी तरह बदलने में सहायक हुई। जैसे आपने सुना पोषण वाटिका, पोषण वाटिका मतलब ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन बढ़ाने में बहुत सहायक हो सकते हैं। इसलिए जैसे आपने चुकंदर हुआ, हल्दी हुई, पालक हुई, ऐसी चीज़ों को लगाने के लिए इसमें ये काम कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ आपने देखोगे किस तरीके से एक ई गवर्नेंस ने किसी देश के किसी काम की बुनियादी बेसिक चीज़ों को डेवलप किया। अब एक टॉपिक है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, ये आपका एक एडिटोरियल पार्ट है और पार्ट है भारत का अमृतकाल, ठीक है ना। फिर इसका स्वप्न और इसकी चुनौतियाँ, 3 टॉपिक में ये दिया हुआ है कि भारत का अमृतकाल, स्वप्न और चुनौतियाँ। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये है, दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा एक हेडिंग दिया गया है। अगर इसको हम दूसरे कलर से लिखें, ये पूरा एक हेडिंग दिया गया है, दोबारा से लिखूँ, एक आपसे हेडिंग आ सकती है भारत का
अमृतकाल, एक एक चीज़ को आपको समझना है। स्वप्न एवं चुनौतियाँ। तो अब सबसे पहले इसमें तीन चीज़ें, एक तो अमृतकाल क्या है, ठीक है, दूसरा स्वप्न क्या है भारत के, और तीसरा चुनौतियाँ क्या है, और चौथा सुझाव। ठीक है ना, इन चार चीज़ों पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका यूज कहाँ हो सकता है। तो दोस्तों इसका एक तो यूज हो सकता है आपके ऐसे टॉपिक में, हो सकता है कि इसको लेकर के ऐसे आ जाए कि भारत का अमृतकाल, स्वप्न और चुनौतियाँ, ऐसे आ सकता है। या हो सकता है भारत किस तरीके से 2047 तक एक विकसित देश के रूप में भूमिका निभा सकता है, 2047 तक भारत दुनिया का एक विकसित देश बन सकता है, उसके समक्ष स्वप्न ऐसे। यह हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि 2047 में देश का विकसित होना एक स्वप्न है या सच्चाई। ठीक है, तो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप अमृतकाल की बात करें तो अमृतकाल है 2022 से लेकर के 2047 तक। ये जो 25 ईयर का जो काल है, जिसे हम बोल सकते हैं आज़ादी के 75 वर्ष से लेकर के आज़ादी के 100 वर्ष तक का जो ये काल है, इसी काल को बजट में बोला गया अमृत काल। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि बजट में किसे बोला है अमृतकाल, जो आज़ादी के 75 वर्ष से लेकर के, क्योंकि अब हमको पता है कि आज़ादी का 75 वर्ष हो चुका है, तो उससे लेकर के अगले 25 वर्ष यानी 2047 तक हम जो अमृतकाल की बात करेंगे। यानी कि अमृतकाल का मतलब है कि देश को, अमृत का मतलब क्या था, हम जिसे चीज़ को पी लेते हैं तो उसके बाद अमर हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार देश को विकसित करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सक्सेस करने के लिए हमें क्या होगा कि इस अमृत काल में उन जड़ी बूटियों को पीना होगा, यानी कि उन समस्याओं को दूर करना होगा जो हमारे देश को अमर बनाने में सहायक हो सकती है, उनको दूर करना होगा जो हमारे देश के विकास में बाधा बढ़ रही है। तो इसी टॉपिक के आधार पर ये चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखना, दूसरा और है इसके साथ साथ, यहाँ पर नीचे देखेगा कि भारत को विकसित बनाने का संकल्प, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरी तरह। कि भारत को विकसित बनाने का संकल्प ये भी 2047 तक भारत ने लिया है कि जब हम 2047 तक देश का 100वां देश बनेंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। और इसी के आधार पर एक चीज़ आपने देखी होगी जो अरविंद केजरीवाल जी लेके आ रहे हैं कि हम भारत को एक विश्व का सबसे बड़ा देश बनाएंगे, यानी कि मेक इंडिया फर्स्ट। तो मेक इंडिया फर्स्ट हुआ, भारत को विकसित बनाने की बात हुई, या भारत को अमृतकाल के रूप में हुई, इनको लेकर के हो सकता है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस अगले 1-2 साल में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है ना, ये कितनी सच्चाई है, कितनी इनकी प्रासंगिकता है, इनको लेकर के ऐसे पूछ सकता है, तो ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक में जो आपको चीज़ बताने जा रहा था वो ये थी कि भारत का अमृतकाल, स्वप्न और चुनौतियाँ। तो ठीक उसी प्रकार से इस निबंध में एक ही बात, इस एडिटोरियल पार्ट में एक ही बात बोली गई है कि नेता और उनकी सरकारें है वो आपको सपने दिखाती है, उनको बढ़ावा देती है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने में जो नागरिक है उनके भी कर्तव्य बहुत जरूरी होते हैं। यानी कि अब आपको देखना है कि अगर बात करें पहले तो स्वप्न क्या है, पहले तो क्या देखना है हमें, स्वप्न क्या। तो भारत की क्या स्वप्न होगा, तो भारत का पहला स्वप्न यह है कि भारत क्या होगा, एक विकसित देश होगा। पहला क्या है, एक विकसित देश, ये एक भारत का है, एक विकसित देश होगा। दूसरा अगर हम स्वप्न बात करें तो दूसरा है शिक्षा में विकास, ये स्वप्न है महिला सशक्तिकरण। ठीक है ना, है ना, ये स्वप्न है भारत का। इसके अलावा हम स्वप्न की बात करें तो इसके अलावा एक विकसित भारत की बात हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, वैश्विक महाशक्ति, ठीक है ना, वैश्विक वासुदेव या पुनः विश्वगुरु वाली बात होती है भारत की, पुनः विश्वगुरु बनने की राह। ठीक है ना, तो भारत के ऐसी तरीके से, ठीक है ना। और दूसरी बात, भारत नेतृत्व प्रदान करे, भारत का एक सपना क्या है, नेतृत्व प्रदान करेगा किस क्षेत्र में, तकनीकी में, किस क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में, किस क्षेत्र में, संस्कृति में, किस क्षेत्र में, शिक्षा में, किस क्षेत्र में, स्वास्थ्य में। तो भारत हर क्षेत्र में एक लीडरशिप प्रदान करेगा, अर्थात भारत हर क्षेत्र में एक विकास के राह पर जाएगा। ये भारत का एक स्वप्न है, ये बात है, ये बात पूरी तरह बोली गई है। लेकिन अब इस स्वप्न के बारे हम चुनौतियाँ भी देख सकते हैं। और दोस्तों चुनौतियाँ आप एक एक चीज़ देख सकते हो, मैं एक एक पॉइंट ले सकता हूँ। पहले पर्यावरण, पहले हम ले सकते हैं कि सामाजिक चुनौती क्या है।
सामाजिक चुनौती में हम बात करते हैं शिक्षा, और शिक्षा में बात कर सकते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव। इसमें हम बात करते हैं कौशल का अभाव। और कौशल की बात यह है कि एक रिपोर्ट में बोला गया था कि भारत में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला 100 बच्चे में से 40 बच्चे ही स्किल होते हैं, बाकी कोई काम के नहीं होते। दूसरा एक पॉइंट ये बोला गया था कि भारत के टोटल श्रम बल का, क्या बोला गया, टोटल कुल श्रम बल का लगभग 5% ही स्किल है, 5% ही कुशल श्रमिक है। तो एक चुनौती छोटी सी हो सकता है, ऐसे जो हम ऐसे लिखेंगे इस पे, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है मैं इसका ऐसे का एक टॉपिक भी आपको इसी को लेकर के देख सकता हूँ, तो आपको वहाँ पर चीज़ें काम आएगी। ये सामाजिक क्षेत्र में हो गई, सामाजिक क्षेत्र में और चुनौती होगी, स्वास्थ्य की चुनौती होगी। सामाजिक क्षेत्र में हम चुनौती ले सकते हैं महिला सशक्तिकरण की। सामाजिक क्षेत्र में और चुनौती ले सकते हैं जाति प्रथा। सामाजिक क्षेत्र में चुनौती होती है अस्पृश्यता, जो आज मैंने एग्जांपल आपको पिछली बार बताया था कि अस्पृश्यता की कुछ घटनाएं अभी देखने को मिली है, दलितों को लेकर के अभी कुछ घटनाएं देखने को मिली है, तो इस बात का संकेत है कि अभी अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, अभी जाति प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, और ये भारत के लिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विकास में एक चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो हम स्वप्न देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता। सामाजिक चुनौती हो गई। दूसरी अगर बात करें आर्थिक चुनौती, ठीक है ना, तो आर्थिक चुनौती में आप लिख सकते हैं कि एक तो आपको पता है कि हमारी जीडीपी अभी बहुत कम है, जीडीपी का लेवल थोड़ा कम है। दूसरी बात, अगर आर्थिक क्षेत्र में चुनौती करें तो रोजगार की समस्या है, रोजगार की कम है। तीसरी, अगर हम चुनौती की बात करें तो अभी हमारे पास संसाधन सीमित है, ठीक है ना। ऊर्जा पर हमारी निर्भरता है, ऊर्जा हेतु आयात पर निर्भरता है, ठीक है ना। हम दूसरी बात, विनिर्माण क्षेत्र में अभी हमारा ज़्यादा विकसित है नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह सकता है कि आर्थिक क्षेत्र में हमारी चुनौतियां बहुत है। व्यापार में सीमित भागीदारी हाल से हमारी, ठीक है ना। पर कैपिटल इनकम भी हाल से भारत की बहुत कम है, चीन की तुलना में कम से कम 8 से 10 गुना कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ है। इसके अलावा अगर बात करें हम, इसने ये बात पूरी बोली है कि अभी भी भारत की चीज़ें मुख्य रूप से भारत बहुत ज़्यादा इसके अलावा तीसरा कारण रक्षा क्षेत्र है। तो रक्षा क्षेत्र में हम कह सकते हैं उपकरणों के आयात पर निर्भरता है ना। आधुनिक तकनीकी का भी पूरी तरह रिसर्च एंड डेवलप कम है रक्षा क्षेत्र में, तो ये भी हमारे लिए चुनौती कर सकता है। राजनीतिक क्षेत्र की बात कर सकते हैं हम, तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात करें तो अभी भी देखो लोकतंत्र विरोधी घटनाएं बढ़ रही है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता को लेकर क्वेश्चन मार्क हो रहा है। या कह सकते हैं कि संसद की कार्य प्रणाली की जो परफॉर्मेंस है वो कमजोर हो रही है, ठीक है ना। ये आपके पास समस्याएं आएंगी। इसके अलावा बहुत सारी अन्य समस्याएं, मैंने आपको जब बेसिक बताया इतनी समस्याएं आपको। ऊर्जा सुरक्षा की समस्या है हमारी, ठीक है ना, ऊर्जा पे हमें निर्भरता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं आएंगी आपको, ठीक है ना। ऐसे हिंद महासागर को लेकर के, इंडिया चाइना, हिंद महासागर, चीन, इसके अलावा पड़ोसियों की समस्या, पड़ोसी देशों की समस्याएं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित समस्याएं आएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपकी समस्या के लिए आपकी चुनौतियाँ बन के आएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र की समस्याएं आएंगी, ठीक है ना। ये इसमें ये बात बोली गई है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में स्वास्थ्य के बारे में एक चीज़ और लिख लेना आप कि भारत के जो हॉस्पिटल है उनके बारे में सिंगापुर में उप प्रधानमंत्री थे, सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री, वो क्या है कि नीति आयोग की एक बैठक में बैठे हुए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय अस्पतालों की आलोचना करी कि भारतीय अस्पताल इतने खराब है कि वहाँ किसी का इलाज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, है ना, धार्मिक कट्टरता, इनके एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चुनौतियां बहुत सारी लिख सकते हो। इतनी सारी चुनौतियां हैं जो कहीं ना कहीं आपके इस अवरत काल को, या कह सकते हैं पर्यावरणीय चुनौती हो जाएगी, एक चुनौती हो जाएगी पर्यावरणीय चुनौतियां। पर्यावरणीय चुनौती में आप बोल सकते हैं भाई, मतलब एक तो क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज हुई, इनकी वजह से बाढ़, सूखा वाली घटनाएं हो गई, आपदायी घटना हो गई। तो इतनी सारी चुनौतियों को जब आप निबंध में लिखोगे तो आपका निबंध डेफिनेटली पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। सामाजिक क्षेत्र में चुनौती और भी लिख सकते हैं, महिलाओं से जुड़ी चुनौती,
लिख दिया मैंने, महिला थोड़ी चुनौती, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत आई कि इनका सुझाव, अब इसका मतलब यह है कि क्या करें, सुझाव। तो जो आपने समस्या देखी है उनके साथ साथ एक चीज़ और लिखना, जब आप इसको, इस पर हमारा निबंध भी आएगा, तो सरकारी प्रयास, इनके लिए सरकारी प्रयास क्या है, तो वो आप देख के लिख सकते हो, ठीक है, मैं उसको जाने की जगह। और इसके अलावा आपको लिखना है सुझाव, और सुझाव का मतलब एक एक सामाजिक क्षेत्र में हम क्या सुझाव दे सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्या सुझाव दे सकते हैं, तो वो आप एक एक सुझाव इसमें देख के आपके निबंध को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात चीज़ बोली गई है। और सबसे बड़ी बात चीज़ ये बोली है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जाति प्रथा और सांप्रदायिकता से बाहर निकलना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इतने, और इसने 2 आधारों पर ये सुझाव दिया है कि 2 चीज़ों पर इसने सुझाव दिया है इस निबंध में। एक तो हमको क्या करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार कम करना पड़ेगा, और दूसरा कर्तव्य बढ़ाने पड़ेंगे, और कर्तव्यों की वजह से ही आप बात कर सकें कि देश का औद्योगिक विकास। तो दोस्तों इस तरीके से इसे सुझाव दिए कि एक तो भ्रष्टाचार को कम करना और एक कर्तव्यों को आगे बढ़ाने से हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और कर्तव्यों को आगे बढ़ाने से कैसे, कि यदि आप कर्तव्यों की बात करेंगे, जैसे कोई कर्तव्यों को फॉलो करेगा, तो कोई व्यक्ति कर्तव्यों को फॉलो करेगा तो वो दूसरे की स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है। जैसे मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करूँ, तो अपने आप दूसरे की स्वतंत्रता बन जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कर्तव्यों को फॉलो करेगा तो कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि कोई व्यक्ति दूसरे का धर्म का स्वीकार करे, सम्मान करे, तो इससे धार्मिक सहिष्णुता बढ़ेगी, तो अपने आप सांप्रदायिकता की समस्या हट जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य करे कि मैं देश के विकास और समृद्धि में सहयोग दूंगा, मैं देश का आर्थिक विकास में सहयोग करूंगा, तो भी रिसर्च, डेवलपमेंट, आर्थिक विकास बढ़ेगा। अगर किसी व्यक्ति का कर्तव्य है कि मैं महिलाओं के प्रति समर्थन रखूंगा, सहयोग रखूंगा, सहिष्णुता, तो महिला समस्या समाधान हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की कर्तव्य है कि मैं ऐसे नेतृत्व को चुनूंगा जो मेरे देश के विकास में सहायक होता है, तो इससे राजनीतिक लोकतंत्र बढ़ेगा। मैं एक एक चीज़ आपको एग्जाम बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को एंड करना है और किस तरीके से कर्तव्य आपके इसमें शामिल हो सकते हैं। भ्रष्टाचार को तो आपको पता है कि भ्रष्टाचार विकास में कैसे बाधा है। भ्रष्टाचार तो आपको पता है हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वो आपकी हर समस्या के लिए एक चुनौती है। और भ्रष्टाचार को यदि हम समाप्त करेंगे तो विकास में बहुत ज़्यादा, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, उसमें भ्रष्टाचार को रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके लिए एक ऐसे का टॉपिक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे अगला टॉपिक इसमें देगा कि विकास के वाहक बने उच्च शिक्षण संस्थान। इसमें स्पष्ट रूप से ये बात बोली गई है कि अगर आप इस बात से सहमत होंगे कि विकास एवं उच्च शिक्षण संस्थान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि क्या विकास और शैक्षणिक संस्थान एक दूसरे के पूरक है, तो आपको इसके बारे में उत्तर देना है। तो मैं समझाता हूँ। जैसे एक और तो मैं लिख दिया डेवलपमेंट, इसमें यही कहानी लिखी हुई यहाँ पे, इसको जरूर पढ़ लेना। मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूँ आपके साथ, इसको लिख भी दूंगा या चिपका दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। लेकिन इसमें पूरी कहानी यही लिखी हुई है, इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, लेकिन मैं उसको ब्रीफ में आपको समझाता हूँ। ये हो गया डेवलपमेंट, और दूसरा हो गया, ये हो गई हाई एजुकेशन, हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गई। अब इनमें कैसे होता है संबंध, में आपको दोनों बताता हूँ। देखो संबंध ऐसा होता है कि अगर किसी देश का डेवलपमेंट होता है, अगर किसी देश का डेवलपमेंट होगा तो इनकम बढ़ेगी, मतलब इसका इनकम बढ़ी होगी या उसकी जीडीपी बढ़ी होगी डेफिनेटली। और यदि उसकी जीडीपी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो R&D पे ज़्यादा खर्च करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसका खर्चा ज़्यादा होगा। इस पर यदि उसका खर्चा बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक उच्च हाई एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट करेगा, हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनेगा, और इससे हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपके पास बढ़ सके। एंड डेवलपमेंट होगा किसी देश का तो इनकम बढ़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, और वो देश नई नई तकनीकी मार्ग बढ़ेगा, और इससे वो देश क्या करेगा, उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ाने में सहायक होगा। दूसरा पहलू कि यदि हाई एजुकेशन है, ये देखो यहाँ से, यदि हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अगर हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी विकास देश हैं, उसमें दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी उनकी शामिल है। चाहे चाइना को देख सकते हैं, चाहे USA को देख सकते हैं, इंग्लैंड को देख सकते हैं। इनकी जो विकास में सहायक रही है वो सबसे बड़ी क्या रही है, इनकी इंस्टीट्यूट रही है। चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी, या हम बात कर सकते हैं बीजिंग यूनिवर्सिटी, है ना, संघाई कॉलेज, ये बहुत ज़बरदस्त शिक्षण संस्थाएँ रही। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्य रूप से विकास में शिक्षण संस्था की भागीदारी होती है, क्योंकि हाई एजुकेशन होगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा तो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी,
और यदि न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर न्यू इनकम जनरेट करेगी। और न्यू इनकम जनरेट करेगी तो डेफिनेटली देश का डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट हर क्षेत्र में होगा। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी आएगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी आएगी, और इस आधार पर उच्च शिक्षण संस्थान किसी भी देश के विकास में सहायक हो सकती है, उसको बढ़ाने में सहायक हो सकती है। यही कहानी इसमें लिखी हुई है। इसको मैं चिपका देता हूँ, आप इसको ईजिली देख भी सकते हैं, है ना। इसको पढ़ के और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। यही कहानी इसमें लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं लिखा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उच्च शिक्षण संस्थान देश के विकास में सहायक हो सकते हैं, यही बात इसमें बोली गई है, ठीक है ना। तो ये आपके काम की बात हो गई, इसके ज़्यादा कोई काम की है नहीं। अब ये एक आपका टॉपिक आएगा, भारत को विकसित बनाने का संकल्प। इसको दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ इसमें इसको मैं चिपकाता हूँ, आप इसमें पढ़ लेना। मैं इसमें एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर के भी हम एक निबंध का टॉपिक आपको देंगे कि क्या भारत 2047 में एक विकसित देश बन सकता है, ये स्वप्न है या वास्तविकता, ठीक है ना। ये स्वप्न है या वास्तविकता, आपको इसको लेकर के एक निबंध लिखना है। हो सकता है दोनों को कनेक्ट करके आपको एक निबंध दे दें, तो इसलिए आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें वही बात लिखी हुई है जो मैंने ऊपर दिखाई गई है आपको। इसमें ये बात बोली है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि यदि भारत को विकसित देश बनाना है तो 4 चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। विकसित बनाने के लिए अगर भारत को 2047 तक विकसित बनाना है तो 4 मुख्य चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, मतलब 4 मुख्य निम्न पे फोकस करना चाहिए। निम्न कौन कौन सी बात बोलिए, उन पे फोकस करना चाहिए। और यदि मैं बात बोलूँ तो 4 बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। पहली बात बोली देश ने कि पहली बात ये कि गुलामी की सोच से मुक्ति। पहली क्या है, सोच, गुलामी सोच, गुलामी की सोच से मुक्ति। दोस्तों इसका मतलब समझो। दोस्तों चूंकि हम 200 साल तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, इसलिए भारतीय अपने पर गर्व नहीं कर सकते। जब भी आप अमेरिका में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं को इंडियन कहने से, आज भी हमारे इतने लोग जाते हैं, स्वयं को इंडियन कहने पर क्या करता है, प्राउड फील नहीं करता, प्राउड फील नहीं करता। और जब कोई व्यक्ति अपने देश पे ही प्राउड फील नहीं करेगा तो वो व्यक्ति डेफिनेटली बाहर चला जाएगा। बाहर जाएगा तो दूसरे देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएगा, भारत का विकास नहीं कर पाएगा। तो एक तो सबसे पहले बोला है कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हर इंडियन को भारत पे क्या करना पड़ेगा, अपने आप पे गर्व करना पड़ा। क्या करना पड़ेगा, देश पर गर्व करना पड़ेगा। देश पर गर्व करेगा अगर हर व्यक्ति गुलामी की सोच से बाहर निकलेगा, देश पर गर्व करेगा, तो फिर क्या बनेगी, देश की वस्तुएं क्या बनेंगी, ब्रांड बनेंगी। यदि आपने देखा होगा कि अमेरिका की वस्तुएं आज ब्रांड है, इसमें यूएस पोलो की टी शर्ट हुई है ना, दूसरी ओर अमेरिका की कोई कंपनी हुई, अमेरिका का कोई प्रोडक्ट हुआ, वो एक ब्रांड है। अमेरिका की वस्तुओं को जो लोग लेते हैं तो गर्व फील करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम यदि अपनी इस गुलामी की सोच से बाहर निकलेंगे और अपने आप पे जब प्राउड फील करेंगे तो हम देश की वस्तुओं को ब्रांड के रूप में यूज़ करेंगे, उनको पहनेंगे तो गर्व फील होगा, और जब ब्रांड यूज करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इससे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसी से निवेश बढ़ेगा, देश का विकास होगा। यही बात स्पष्ट रूप से इसमें बोली गई है कि सबसे पहले भारत को अपनी चीज़ें पहचान पड़ेगी, और जैसे ही ब्रांड बनेगी तो आपको पता है दुनिया में क्या क्या ज़्यादा बिकेंगी। दुनिया में दार्जिलिंग चाय, दुनिया में क्या बिकेगी, दुनिया में मुख्य रूप से बासमती चावल, इसके अलावा आप अल्फांसो आम, ये चीज़ें, ये प्रोडक्शन जब ब्रांड बन जाएगा, भारत का सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, भारत का मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली कंपनी, भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब दुनिया में ब्रांड बनेगा तो देश का आयात भी बढ़ेगा, देश का निर्यात भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश की इनकम बढ़ेगी, और अपने आप देश विकास की ओर चला जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि सबसे पहले हमें अपनी सोच से बाहर निकलना है। और अब जैसे हम अपनी सोच से बाहर निकलेंगे तो हर व्यक्ति भारत में ही रह करके अपना विकास करना चाहेगा। कोई अमेरिका के ऐश और आराम में ज़्यादा वो नहीं करेगा। लेकिन अभी अपने आप को अमेरिका का कहना लोग ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। इसलिए देखा होगा बहुत सारे एक्टरों ने अमेरिका की नागरिकता ले ली, किसी ने कनाडियन नागरिकता ले ली, और इसलिए उनको कहीं ना कहीं बाहर जाके थोड़ा बहुत फील होता होगा कि भारत एक गुलाम का देश हो। दूसरी बात इसमें बोलिए, विरासत पर गर्व, यानी कि विरासत का मतलब हमारी संस्कृति एवं सभ्यता पर क्या करो, गर्व करो। और जब यदि संस्कृति और सभ्यता पे गर्व करेंगे तो दोस्तों हमारी जो पुरातात्विक चीज़ें हैं, पुरातात्विक स्थल, मंदिर, स्मारक, इनका क्या करो, इन पे भी गर्व करो। और जैसे ही इन पे आप गर्व करेंगे
तो क्या बढ़ेगा? पर्यटन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं पुनः ये चीज़ें फिर आपके देश के विकास में फिर सहायक हो सकती है। ठीक है ना? दुनिया के लोग आपने अब हर कोई कहाँ जा रहा है? एलिफेंट टावर घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूमने जा रहे हैं। अरे हर कोई ताजमहल घूमने आओ, है ना? हर कोई, भारत में भी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, भारत में तरह तरह की चीज़ें हैं, भारत का जोग्राफिकल स्टेटस अल्लाह है, भारत में प्राचीन राजाओं के वो है, फोर्ट है, महल है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारी कल्चर बहुत प्राचीन है, हड़प्पा जैसी वैदिक कालीन सभ्यता। तो इन पे जब गर्व होगा, लोग आएंगे, टूरिस्ट बढ़ेगा, इससे हमारे देश की जो कल्चरल इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, देश का सांस्कृतिक विकास होगा और देश विकास के रास्ते की हो जाएगा। इसलिए ये चौथा पॉइंट भी आपके, दूसरा पॉइंट क्या होगा? विरासत पर गर्व करना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है एकता। देखो इनको हमको समझना है, मैं इतना ज़्यादा बता रहा हूँ। एकता एवं एकजुटता। एकता एकजुटता का मतलब है कि ये बात तो सही है कि भारत कैसा है? विविधतापूर्ण है, ठीक है। और यदि विविधतापूर्ण है तो डेफिनेटली जब समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो हो सकता है उनके विचारों में, उनके चीज़ों में क्या हो, थोड़ा सा विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन हमें भारत की उसी संस्कृति में जाना चाहिए जो संस्कृति किस पे आधारित है? सहिष्णुता पर आधारित थी, जो संस्कृति वासुदेव कुटुंब पर आधारित थी, जो सारी दुनिया को, सारे संसार को लेकर के साथ में चलती थी। उस संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे ही हम इन चीज़ों को ध्यान देंगे, हमारे यहाँ से आतंकवाद, ठीक है ना, हमारे यहाँ से सांप्रदायिकता, हमारे यहाँ से जातिवाद, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? समापन हो जाएगी। ये महिला सशक्तिकरण, जब हम महिलाओं को साथ में लेके चलेंगे, उनका विकास करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी और देश फिर विकास की ओर आगे बढ़ जाएगा। और जो सबसे लास्ट जो बात बोली गई है वो है नागरिक कर्तव्य। और इसका डेफिनेशन मैंने ऊपर देख चुका हूँ कि नागरिक कर्तव्य अगर होंगे तो हर व्यक्ति अपना काम करेगा, मेहनत करेगा। और इसके बाद भारत, आप देख सकते हैं, दुनिया का अगर हर व्यक्ति काम करना चाहेगा तो स्टार्टअप डेवलप होंगे, है ना, भारत विनिर्माण हब बन जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें अब हम करेंगे तो डेफिनेटली हम देश को विकास कर जाएंगे। इसके अलावा 2 समस्या मैंने बताई थी आपको, एक है भ्रष्टाचार और दूसरा परिवारवाद। परिवारवाद एक बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन उसको किस तरीके से डिफाइन किया वो अलग बात है। तो आपको सबसे बड़ी भागीदारी देनी है कि इन चीज़ों को, ये आपके देश में विकास में भागीदारी हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और बोली है कि आपको शिक्षित युवा एवं स्त्री भागीदारी को बढ़ाना होगा। स्त्री भागीदारी यानी महिला भागीदारी को आपको क्या करना होगा? को बढ़ाना होगा। और इनको, युवाओं को स्किल करो, शिक्षित करो, तो देश अपने आप विकास की। तो मेरा कहने का मतलब, जब भी आपको इन दोनों टॉपिकों को जोड़ के निबंध आए तो ये 4 कीवर्ड आपको जरूर यूज करना है, जो प्रधानमंत्री जी ने द्वारा 15 अगस्त पर स्पीच में बोले गए थे। और दूसरी बात, आपको समझ की व्याख्या करनी है कि सच में कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कहावत ये है कि कहीं ना कहीं जो बिजली कंपनियाँ हैं वो घाटे में जा रही, उनके बारे में बात है। इसके अलावा एक बात है कि मध्य प्रदेश में 12 कंपनियां किसानों से करवाएंगी औषधियों की फसलें। अब ये किससे जुड़ा हुआ टॉपिक है? ये आपके GS 3 से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? किसानों की आय को दोगुना। तो यदि किसानों की आय को दोगुना करना है तो उनके ऐसे उत्पाद करवाओ जो उनकी इनकम अच्छी दे सकते हैं। इसलिए औषधीय फसलों का उत्पादन करवाओ, औषधीय फसलों का उत्पादन। और डेफिनेटली औषधीय फसलों का उत्पादन होगा तो डेफिनेटली इनकी डिमांड भी आजकल ज़्यादा है, इनकी डिमांड भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है दोस्तों? क्योंकि आजकल हर व्यक्ति बायोस पे चला गया, वो ऑर्गेनिक खाना चाहता है, वो स्वस्थ रहना चाहता है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के टेंशन ज़्यादा है लोगों को। किसको लेकर के? स्वास्थ्य को लेकर के चिंता ज़्यादा है। तो इसलिए ये हाल ही में मुख्य रूप से MP में, अब यहाँ एग्जाम्पल लिखना है, MP में 12 प्राइवेट कंपनी किसानों में क्या कर रही है? औषधि फसल लगाने में सहायता कर रही है। इस हेडिंग को मैं आपके साथ पोस्ट कर देता हूँ, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये इतना आपको इसकी चीज़ें इसलिए बताई जा रही है कि आप ये समझ जाएं कि मेरे लिए अखबार की कौन सी खबर ज़्यादा यूजफुल है, और उसी के आधार पर आप अखबार पढ़ें और आप ज़्यादा फायदा है, आपकी समझ को बढ़ाएं और नोट्सों के साथ इन चीज़ों को ऐड करते हुए चलें। तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि किसानों की आय को अगर हम दोगुना करना है तो प्राइवेट सेक्टर भी अपनी भूमिका निभा सकता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में 12 जो कंपनियां उन्होंने किसानों से औषधीय फसलों का उत्पादन करवाएंगी, जिससे किसानों की इनकम बढ़ने में सहायक होगा।
इसके अलावा ये ज़्यादा चीज़ IR के अभी यहाँ काम के नहीं आएंगी। देखो खुद एक चीज़ और है, ये रिपोर्ट आई है UN की एक रिपोर्ट है जो गुलामी से है, गुलामी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है, गुलामी से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, UN की रिपोर्ट जो मॉडर्न आधुनिक दास्ता की बात करती है। देखो वो दास्ता अलग होती थी जो राजाओं के टाइम पर रहती थी, किसी व्यक्ति को गुलाम बना लेंगे, उससे रोटी करवाएंगे, खाना बनवाएंगे, फलाना बनवाएंगे। लेकिन एक दास्ता का दूसरा पहलू है, वो है दास्ता का जो दूसरा पहलू है वो अलग है, और वो पहलू है मुख्य रूप से, एक तो आपने देखा होगा अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर के कि भाई बहुसंख्यक की चल रही है, अल्पसंख्यकों की बिल्कुल नहीं चल रही, बेचारों की उनको स्वतंत्रता नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा बाल मजदूरी करवा रहे हैं आप, ये भी आधुनिक दास्ता है। इसके अलावा आपने देखा होगा, और बाल मजदूरी में सबसे ज़्यादा भाग कितना 21.6% अफ्रीका में बाल मजदूरी है, ठीक है, ये डेटा लिखा हुआ है। या हो सकता है जो अगर आप बात करें तो आजकल शरणार्थियों की जो संख्या बढ़ रही है, ये भी गुलाम की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे भी आपकी स्थिति खराब हो सकती है। अब मतलब इससे भी कहीं ना कहीं आधुनिक दास्ता बढ़ रही है, और इसका डेटा को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आपके काम आएंगी, तब जाकर के आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे कि आधुनिक गुलाम है। तो सब UN ने बोला है कि हाँ आधुनिक गुलाम है, और सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है, और अफ्रीका में क्यों ज़्यादा है ये आपको पता है, अफ्रीका में गरीबी ज़्यादा है इसलिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो इस न्यूज़पेपर के अंतर्गत हमने इतनी खबर पढ़ी, यही ज़्यादा काम की थी, और इनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए इनको हमने पढ़ने की पूरी कोशिश की। दोस्तों द हिंदू को देखते हैं। देखो जब हमने दैनिक जागरण अच्छे से पढ़ लिया तो द हिंदू में कुछ सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है नहीं है। देखो ये खबर हमने दैनिक जागरण में अच्छे से पढ़ी थी, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, कोई क्यों पढ़ेंगे हम, ज़रूरत क्या है इसमें। लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको इंग्लिश में फ्लो बढ़ाने के लिए लाइनों को वैसे पढ़ के समझने की पूरी कोशिश किया करो, ठीक है ना। ये हमारे कोई खास कमर है नहीं, इसको नहीं पढ़ेंगे। हाँ एक मुद्दा जो बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम में वो रोहिंग्या रेफ्यूजी को लेकर के है। तो मैं पहले भी आपको बता दिया, फिर बता रहा हूँ कि रोहिंग्या को लेकर के आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। रोहिंग्या को लेकर के, रोहिंग्या जो शरणार्थी है इनको डिटेल में पढ़ना है। क्या करना है आपको, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा है। और इस मुद्दे को छोड़ दो क्या चल रहा है, मुद्दे से काम नहीं, हमें ये देखना है कि टॉपिक क्या हाईलाइटेड है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम की थी, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कोई आपके लिए काम की खबर नहीं मिलेंगी, ठीक है। जो काम की खबर है उसके आपको बता दी जाएगा। ये वैसे ही चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में, नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है लेकिन सिलेबस के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ अब एक चीज़ और, एक खबर अच्छी सी दे रखी है इसने, केस स्टडी दे रखी है कि अब मुख्य रूप से जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, शिक्षा की अगर गुणवत्ता की बात हो, गुणवत्ता, इसका यदि आपको एग्जाम्पल देना है, शिक्षा की गुणवत्ता जो हम फोकस कर रहे हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, उसका यदि आपको एग्जाम्पल देना है तो देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकार अंग्रेजी माध्यम में कॉलेजें खोली जा रही है। अर्थात अंग्रेजी माध्यम में जो कॉलेजें खोली जा रही है तो डेफिनेटली है कि लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, नई शिक्षा अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक खबर है जो इसमें लिखी हुई है पूरी तरह। इसके बाद यदि हम कोई खबर देखें इसमें तो कोई हमारे लिए खबर नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेलुलर जेल कहाँ पर है, ये जरूर आपको ध्यान रखनी है। इसको लेकर क्वेश्चन ट्रिप कर रही कि असम गवर्नमेंट ने बोला कि वो युवाओं को लेकर के सेलुलर जेल की ट्रिप करवाए, तो उनका एक अलग एजेंडा है, उसको हम छोड़ देने। आपको ये ध्यान रखना है कि सेलुलर जेल कहाँ है, तो आपको पता है ये अंडमान एंड निकोबार है सेलुलर जेल, वहाँ पर ये जेल है। तो इसको बारे में थोड़ा सा आपको पता नहीं चाहिए, प्री में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए विशेषकर स्टेट PCS में, ठीक है ना। इसके अलावा और इसमें कोई काम की खबर है नहीं। एक ये इसमें दी हुई है कि हार्ड ट्रुथ अबाउट द इंडियन लेबर रिफॉर्म, इंडियन यानी कि श्रम सुधार की बात कर रहे हैं। दोस्तों जब आप GS 3 पढ़ोगे तो GS 3 में हमारा जो इकोनॉमी का पार्ट होगा वहाँ श्रम सुधार का पूरा टॉपिक आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इसमें ये खबर थी। और फ्रीबीज वाला मैंने जो टॉपिक है इसमें लिखा गया है कि क्या फ्रीबीज को हमें लिमिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अच्छे से मैंने उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है वो बताए, और इन्होंने भी वही पॉइंट डिस्कशन किए जो मैंने आपको पहले से पॉइंट बता दिए थे, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो को भी देख लेना आप, फ्रीबीज को लेकर के उसमें अच्छी सी चीज़ें कवर की है, ठीक है ना। इसके अलावा एक आपने सुना होगा नागा पीस एक्ट, तो
तो सबसे पहली बात है कि नागालैंड को लेकर के, नागा जनजाति को लेकर के 2015 में ये एक्ट होना था, लेकिन अभी तक ये एक्ट नहीं हुआ, इसलिए इस पर हाईलाइटेड के कुछ मुद्दे बने हुए। तो नागा पीस एक्ट को एक बार थोड़ा सर्च जरूर कर लेना गूगल में थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई ज़्यादा बात नहीं। इसके अलावा एक जो हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है वो है कि जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया है, उनमें बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो डेमोग्राफिक है वो जनसंख्या की वो चीज़ें बदल रही है। जैसे आपने देखो बंगाल में बंगाली ज़्यादा आ गए, असम में बंगाली पहुंच गए, तो असम में जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, जो ये पूरा विवाद हो रहा है वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं बंगाली मुसलमान और असमी मुसलमानों के बीच में, असमी लोगों के बीच में हो रहा है। तो ये इसलिए बोला है अमित शाह जी ने कि बॉर्डर को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, या बॉर्डर हमारी आंतरिक सुरक्षा में एक चुनौती और आ गई, और चुनौती ये है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है बॉर्डर एरिया में, किसकी वजह से, जो गैर कानूनी तरीके से लोग आ रहे हैं उनकी वजह से, तो उनके बारे में बात बोली गई है। ये एक इंडो चाइना जो टाई है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये मामला क्या है। इससे क्या है कि थोड़ा सा आपकी अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें वो समझ में आ जाएगी। जयशंकर ने बोला है कि भारत एवं चीन के बीच वर्तमान संबंध जटिलता से भरे हैं या कठिन है, बहुत खराब सिचुएशन में, जटिलता से भरे हुए। यानी भारत और चीन दोनों के जो संबंध है वो जटिलता से भरे हुए हैं। यानी जटिल सिचुएशन में कैसे, क्योंकि देखो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक चीज़ ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है कि हर देश हर कंट्री अपना इंटरेस्ट, अपना हित चाहता है। और आपको पता है कि जब दो दोस्त हैं आपके और दोनों दोस्तों का एक जैसे चाह हो, एक जैसे हित हो, तो डेफिनेटली उनमें लड़ाई नहीं होगी। लेकिन यदि आपके ही दो दोस्तों के चाह अलग हो, हित अलग अलग हो, तो उनमें लड़ाइयाँ होगी। ठीक इसी प्रकार से भारत फर्स्ट बनना चाहता है, एशिया की महाशक्ति बनना चाहता है, ठीक है ना, ठीक है ना, भारत वैश्विक महाशक्ति बनना चाहता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार चीन के भी यही लक्ष्य है। तो डेफिनेटली भारत और चीन जब दोनों महाशक्ति बनेंगे और महाशक्ति बन के अपने हितों की प्राप्ति पूरी करेंगे, तो उनके संबंध अपने आप खराब हो जाएंगे। और यही कारण है कि इंडियन ओशन में इनके संबंधों में दिक्कत आ रही है, यही कारण है कि बॉर्डर पर स्थिति आ रही है, यही कारण है कि इंडो पैसिफिक एरिया में दिक्कत आ रही है। उसका कारण ये है कि दोनों देशों के हित है, उनमें एकदम टकरार स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि भारत का हित भी सुपर पावर बनना है, तो चाइना का भी सुपर पावर है। अब दोनों सुपर पावर साथ साथ रह करके बन नहीं सकते, इसलिए दोनों में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, ये आपके काम की। ये बहुत IR में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको हिंट दिया था यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है। इसके अलावा ताइवान का जो मुद्दा चल रहा है, जो ताइवान का मुद्दा चल रहा है, इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा कहानी नहीं पढ़नी, बस ताइवान की मैपिंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है? ताइवान की मैपिंग। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये काम आएगी आपकी ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेशन आजकल हाई ज़्यादा चल रही है, तो इन्फ्लेशन को आपने पढ़ा है, इकोनॉमी में अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहाँ हम ज़्यादा खबर में कर नहीं रहे, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें ही आपके काम की होती है, इससे ज़्यादा चीज़ें आपके काम की नहीं। यदि दोस्तों मेरा ये है कि यदि आप इन चीज़ों को एंड तक देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो आप समझ पाओगे। सबसे बड़ी बात है समझने की, नहीं तो इस अखबार के नोट्स बना के मैं एक पेज में आपको दे दूंगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप भी खुश हो जाएंगे, मेरा भी टाइम कम लगेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आपको खुद को अखबार किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितनी तरीके से हमें समझ को किस तरीके से सोच सकते हैं, एक चीज़ को दूसरी तरीके से चीज़ से कैसे कनेक्ट करें, उसी के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं और आपको न्यूज़पेपर की खबरें प्रोवाइड करवाई जा रही है। हाँ, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि न्यूज़पेपर में हो सकता है कि आपको 1 दिन का 2 दिन का लेट हो जाए, बट एक वीक का आपको, एक वीक संडे तक वो चीज़ें आपको कवर पूरी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जिस दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी उसी दिन की चीज़ें ज़्यादा कवर की जाएगी। और इसी के साथ आप बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हम जो संडे को डेली हर वीक संडे को जो डिस्कशन करते हैं उससे भी जुड़े, उसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया गया है। वहाँ पर आप अपनी कोई भी समस्या है, कोई भी चैलेंजेज है जो आपके एग्जाम में आती है, उसको वहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं हमसे। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। और इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।